घर में हमेशा झगड़े लड़ाई होता है तो क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। दोस्तों, जब भी किसी के घर में झगड़े लड़ाई होता है उसके मन में एक ही सवाल उत्पन्न होता है कि अगर हमारे घर में किसी भी तरह से झगड़े लड़ाई खत्म हो जाए तो ठीक होता है। लेकिन इस संसार में चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, झगड़े लड़ाई किसी न किसी के घर तो अवश्य होती है। और भी हो सकता है जीवन में 1 से 2 बार हो या हमेशा होते रहे, लेकिन होता तो जरूर है। अगर आपके घर में भी ऐसी भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं जो भी तरीके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस तरीके को अगर आप लोग सही से अपना लेते हो तो आपके घर में कभी भी झगड़े लड़ाई नहीं होगा और झगड़ा जीवन भर के लिए आपका घर अवश्य छोड़ देगा। लेकिन याद रहे, जो भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा वे आपको बातें हमेशा ध्यान रखना ही होगा। दोस्तों, इसे मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर सुनें। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक सुनते हो तो आपको जीवन में हमेशा काम आएगी और आपके घर से हमेशा झगड़े लड़ाई दूर हो जाएगी। दोस्तों, लोग अक्सर कहा करते हैं कि पैसे की वजह से झगड़े लड़ाई होती है। अगर जिनके घर में पैसे नहीं है उनके घर में ज्यादा झगड़े लड़ाई होती है। लेकिन उनसे जाकर पूछिए जिनके घर में पैसे है, सब कुछ है, धन संपत्ति की किसी भी चीज को कमी नहीं है, उसके बाद भी उनके घर में झगड़े लड़ाई क्यों होते? अगर पैसे झगड़े लड़ाई का सबसे बड़ा कारण होता तो झगड़े लड़ाई अमीर के घरों में नहीं होती और 2 भाई या भाई भौजाई आपस में झगड़े लड़ाई नहीं करते, माता पिता से औलाद झगड़े लड़ाई नहीं करता जिनके पास सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी खमीरपुर नगरी में एक हीरा सेठ रहा करता था। जो हीरा सेठ अपने जीवन में बहुत ज्यादा कारोबार किया था और उसी कारोबार के वजह से उसके पिता ने उसका नाम हीरा रख दिया था। हीरा नाम रखने के पीछे कुछ कारण थे। जब वो हीरा सेठ अपने माता पिता के जीवन में नहीं आया था, उससे पहले उसके जीवन में धीरे धीरे तंगी आ रही थी। जैसे वह हीरा सेठ अपने माता पिता के जीवन में आया, उनका कारोबार धीरे धीरे चलने लगा और कुछ ही वर्षों में उसके पिता ने बहुत जगहों पे अपना कारोबार जमाया, जिसकी वजह से उसका नाम हीरा बेटा पड़ गया और हीरा बेटा का नाम अब वो आगे चल के हीरा सेठ बनने वाला था। हीरा सेठ कैसे उसका नाम बना? जब उसके माता पिता इस संसार को छोड़े तो लोग उसे हीरा सेठ बुलाने लगे। जिस प्रकार उसका नाम हीरा था उसी प्रकार उसका काम भी हीरा की तरह था। माता पिता जब जीवित थे वे लोगों को बहुत ज्यादा मदद किया करता था और उसके माता पिता हमेशा एक बात सिखाया करते थे कि बेटे, इंसान को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे मेरे राज्य में मेरे साथ जितने सारे लोग काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को ताकि मुझे अधिक से अधिक पैसे मिले। ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान है और किसी को भी अगर आप ईमानदारी पूर्वक काम करवाते हो, अगर वे भी ईमानदारी पूर्वक काम करता है, तुम्हारी बढ़ोतरी में कोई नहीं रोक सकता। तुम बहुत तेज बढ़ जाओगे। माता पिता का उद्देश्य यही था कि हमेशा जीवन में लोगों को मदद करते रहना चाहिए और अपने काम निकालने के बाद अगर लोगों से आप बात नहीं करते हो तो आप सबसे बुरे हो। इसलिए लोगों के साथ साथ अपने भी और लोगों को भी बातों को हमेशा सुनना चाहिए, उनकी समस्या को देखभाल भी करना चाहिए। और वहीं हीरा सेठ इसी प्रकार करता था। हीरा सेठ माता पिता के एकलौते संतान था। उसके माता पिता ने एक गोद में किसी की बेटी लिया था और गोद में बेटी लेने के कारण उसकी शादी विवाह उससे पहले ही कर दिए थे। अब वो अपनी बहन को अब सगी बहन की तरह मानने लगा। एक दिन गांव के लोगों ने उससे बताया कि वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है। तुम्हारे माता पिता तो उसे एक किसी गरीब परिवार से गोद लिए थे और बदले में उसे पैसे दिए थे। हीरा सेठ को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि माता पिता उसे बताए नहीं थे। जब वह जाकर माता पिता से ये बात को पूछता है, माता पिता चुप हो गए। बाद में माँ कहने लगी कि बेटा, बात बिल्कुल सही है कि वह हमारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि हम अपनी बेटी को मान आदर नहीं करते हैं। जब वो हीरा सेठ वहां से पूछ के चला गया तो हीरा सेठ के पिता ने बताया अपनी पत्नी से कि तुमने जो भी बात बताई थी ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपने बेटे हीरा से इसलिए ये बात को छुपाना चाहते थे कि कल के दिन हीरा हमारी बेटी को कोई दुख और तकलीफ न पहुंचाए। वह कहने लगी कि देखो कैसे मेरा बेटा मासूम बनकर पूछ रहा था, इसलिए मेरा दिल पिघल गया और मुझसे रहा नहीं गया और मुझे ये बात बतानी ही पड़ी। उसने कहा कि देखो मैं यही सोचता था कि इस संसार में जो लोग अपने बेटे और बेटी से प्रेम करते हैं वो किस प्रकार इतना हद तक प्रेम करते हैं, लेकिन जब से हमारे जीवन में हीरा और हमारी बेटी सोना जब तक आई है तब से हम अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन बेटे और बेटी को नहीं भूलते हैं। भगवान अगर हमारी लंबी आयु कर देते तो ठीक होता, लेकिन भगवान को जो पसंद होती है वही करते हैं। कुछ ही वर्षों बाद पिता इस संसार को छोड़ के चले गए और माँ एक जीवन विधवा के रूप में जीने लगी। अब तो वह जैसे विधवा के रूप में जीती, ये सब हीरा सेठ देखकर उसे पसंद नहीं आता। माँ से कहता कि माँ आप इतने अमीर घर के हो और हम लोग भी बहुत ज्यादा अमीर हैं, उसके बाद भी आप ऐसी लिबास पहन रही हो जैसे गरीब लोग पहनते हैं। वह कहने लगे कि बेटे इस संसार में कोई गरीब और अमीर नहीं होता है, जिसका मन खुला होता है वे तन से अच्छा होता है वही अमीर होता है। जिसका मन अगर भारी होता है लोगों से हमेशा देखकर वह जलता है। अगर वह किसी को मदद नहीं करना चाहता है उसके अंदर कपट रहती है। चाहे उसके पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों न मौजूद हो, उससे बड़ा गरीब उससे बड़ा भिखारी इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। माँ हमेशा उसे अच्छी अच्छी बात बताया करती थी जो उसे जीवन में काम आएगी और यही बातों को लेकर हीरा सेठ अपने जीवन को आगे चलाया करता था। धीरे धीरे समय बीतती चली जाती है और जैसे जैसे समय बीतती जाती है हीरा सेठ अपनी माँ को याद में परेशान था। उसे याद आ रहा था कि कल के दिन मेरी माँ इस संसार को छोड़ के चली जाएगी तो कौन मेरा देख रेख करेगा। माँ से मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता था और दुर्भाग्यवश वह इतना ज्यादा डरा था और उसी रात की माँ इस संसार को छोड़ के चली गई। वह हीरा सेठ को इतना जोड़ों की झटका लगा कि उसकी हालत गंभीर हो गई और वे बेहोशी हालात में चला गया। नौकर और भी मजदूर उसे हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन अभी तक माँ का अंतिम संस्कार करने का इजाजत नहीं मिला था। जब वह बेटी ये बात को सुनी उसे भी बहुत जोड़ों की झटका लगा और वे माँ के साथ रोने लगी और कहने लगी कि हे माँ इस संसार को पिता भी छोड़ के चले गए और आप भी हम दोनों भाई बहन को छोड़ के जा रही हो। आपने ऐसा क्यों किया माँ? लेकिन नियति की जो मंजूर होती है वही होता है। हम चाहे लाख कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन नियति जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। और ठीक उसी प्रकार वही होता चला गया। जब वह ठीक नहीं हो पाया तो गांव के एक सरपंच थे, वह बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि देखो मरे हुए लोगों को ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता है, इसलिए रात का समय भी बीत गया और अभी भी उसकी हालात ठीक नहीं है। उसकी बहन से एक बार पूछ लो और उसकी अंतिम संस्कार करने का हमें कार्य करना चाहिए। बहन कहने लगी कि मैं क्या बताऊं चाचा जी, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भाई अभी ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टरों से जब लोगों ने पूछा तो डॉक्टर कहने लगा कि अभी ये 2-3 दिन के बाद सही होंगे, इन्हें झटका अवश्य लगेगा और पहले तो बहुत जोड़ों की झटका लगा है, जिसकी वजह से उन्होंने अंतिम संस्कार किया और बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी। लोगों ने अंतिम संस्कार करने के बाद अब वह हीरा सेठ की परवाह करने लगे कि वह कब ठीक होगा, लेकिन जैसे वह ठीक हुआ लोगों ने उसे बताया हमने ऐसी डिसीजन ले लिया, क्या तुम्हें किसी भी बात को लेकर दुख है? उन लोगों ने कहा कि अगर हम लोगों में कोई कमी हो तो हमें माफ कर देना। हीरा सेठ कहने लगा कि नहीं, आप लोगों ने जो भी किया ठीक किया, लेकिन मैं अपनी माँ के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरी माँ इस संसार के छोड़ के चली गई, आखिर मैं और मेरी बहन कैसे रहेंगे। समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। माँ का अंतिम संस्कार किया और उसकी पूरी जो भी कारोबार था पूरी तरह से खत्म किया। बहन 1 महीने तक उसके घर रही, उसके बाद वह अपने पति के साथ जाने लगी। वह हीरा सेठ था, उसके आंख में आंसू आने लगा और कहने लगा कि हे बहन, एक तो माँ हमें छोड़ के चली गई और तुम अपने भाई को छोड़कर जा रही हो। क्या तुम कितनी बड़ी निर्दयी हो कि तुम अपने भाई को छोड़कर जा रही हो। वह कहने लगी कि भाई
बेटी पराये घर की होती है और वे कभी भी अपने नैहर ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है। जब उसकी शादी विवाह हो जाती है तो पराये घर की हो जाती है। लेकिन उसका जो पति था उसने कहा कि भाई, अगर आपको ज्यादा चिंता होती है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए छोड़ सकता हूँ। लेकिन वह हीरा सेठ से हाथ जोड़ी और कहने लगी कि भाई मुझे जाने दो, क्योंकि मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई बेकार हो रही है। और वे हीरा सेठ जाने दिया। उसकी खातिर बातिर और तरह तरह के मिठाई उसे देकर भिजवाया। उसके बाद वह बहन रास्ते में जा रही थी और अपने पति से कह रही थी, और देखो ये मेरा भाई सगा नहीं है, सौतेला की तरह है, लेकिन कितना मेरा ख्याल रखता है। तभी वह उसका पति कहने लगा कि इस संसार में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अभी भी अपने भाई बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हमें भी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम हो चुकी है। और उसी तरह उनका दिनचर्या धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन शादी के लिए सरपंच आए और उन्होंने कहा कि बेटे, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो माता पिता नहीं रहे और हम गांव समाज के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हमें तुम्हारी शादी करवानी चाहिए। उन्होंने उसकी बहन और बहनोई को बुलाया और शादी का ये दिन तय करने को कहा। लोगों ने लड़की को देखा, बहन ने उसके लिए लड़की पसंद की और वे हीरा सेठ की शादी हो गई। हीरा सेठ की शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी थी एक नागिन की तरह थी। वह जितनी खूबसूरत थी लेकिन उसी तरह वह डसने वाली थी। बिल्कुल वह झगड़े करने वाली स्त्री थी। जब वह घर में कदम रखी तो वह दासी और नौकरों से बदतमीजी करने लगी। सेठ कहने लगा कि क्या हुआ, तुम ऐसी जोर से शोर क्यों मचा रही हो? वह कहने लगे कि आप इतने अमीर घर के सेठ हो, तुम्हारा नाम हीरा सेठ है, लेकिन तुम अपने नौकरों और दासी को समझाकर क्यों नहीं रखते हो? ये लोग किस प्रकार इस घर का हालात बना चुके हैं। जहां देखो तहां ये लोग काम करते हैं, इनका ही राज चलता है। ये कैसा घर है? उसने कहा कि देखो, हमारे घर में जितने सारे लोग हैं वे हमारे बहन भाई के समान होते हैं और हम उसे उसी प्रकार मानते हैं। वह कहने लगी कि तो ठीक है, तो आप भी मुझे किस रूप में देखना चाहते हो? नौकर चाकर के रूप में, दासी के रूप में? तो मैं उसी हालात में बनकर तुम्हारे साथ पेश होंगी। यह बात सुनने के बाद वह हीरा सेठ कहने लगा कि तुम नाराज क्यों हो गई हो? लेकिन वह रात के समय बताती है कि अगर ऐसी घर की हालात रही तो मैं तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ। उसने दासी और नौकरों को मना किया कि घर में तुम्हें काम नहीं करना है। तभी वह कहती है कि देखो, मेरी एक सहेली है, उसके गांव में एक नौकरानी है, उसे आप हमारे साथ हमारे घर में रख लो। मुझे विश्वास है कि वह हमारे घर को देख रेख अच्छे से करेगी। और वे हीरा सेठ क्या अपनी पत्नी के चंगुल में तो फंस चुका था। उसने उसी नौकरानी को लेकर आया और उस नौकरानी के साथ हीरा सेठ की पत्नी को अच्छी से बनती थी। वे गहने तरह तरह के संदूक में रखकर वे उसी नौकरानी के साथ वह अपने नैहर भिजवा दिया करती थी और अपने जीवन को इसी तरह चलाया करती थी। देखते ही देखते वह हीरा सेठ के पास जितनी धन संपत्ति सोने पड़े थे वे सारा सोना और चांदी के पैसे वो अपने नैहर भिजवा दी। एक दिन उसे पैसे की आवश्यकता हुई और पैसे की आवश्यकता होने के कारण वे जाकर अपनी संदूक को खोलता है और देखता है तो वहां पे तो पैसे मौजूद नहीं थे। ये देखकर वो चक्कर काट कर गिर जाता है और उससे पूछता है, ये पैसे कहाँ हैं? ये पैसे अभी तो नहीं है, ये पैसे कहाँ चले गए? तभी वो कहने लगी कि मुझे क्या पता वो पैसे कहाँ गए। आप तो पहले अपने घर में नौकर चाकर और दासियों को पूरी तरह से आजादी दिए थे, हो सकता है वो चोरी कर लिए होंगे। उसने कहा कि नहीं, वे लोग बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, उन पे मुझे विश्वास है। तभी उसकी पत्नी कहने लगी कि देखो, आजकल के समय में लोग किसी को दिल जीत कर ही चोरी करते हैं, उसे मात देते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। मेरी बात को मानो, उन लोगों को पकड़ कर लाओ, उन दोनों ने ही चोरी किया होगा। और वे हीरा सेठ उन दोनों से पूछता है, लेकिन वह सीधे इनकार करते हैं और रोने लगते हैं। उसने कहा कि आप लोगों को रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग चुपचाप रहिए, रोइए मत। और वे पता लगाने लगा, लेकिन पता नहीं लग पाया। तभी उसकी बहन को यह खबर लगती है और बहन भी घर पे आई और अपने भाई से कहने लगी कि ये कैसे हो गया। उसने नौकर चाकरों से पूछा और पूरी तरह से पता लगाया। जब वह उसकी पत्नी अपनी ननद को देखती है तो कहने लगी कि फिर से आप आ गई। एक तो आप हमारे पति के सगी बहन नहीं हो, उसके बाद आकर आप अपनी पूरी तरह से बात को रख रही हो और झगड़े लड़ाई करने के लिए तुली पड़ी हो। वह कहने लगी कि भाभी, मैं ऐसी कदम क्यों उठाऊंगी?
आप तो मेरी भौजाई हो, सुंदर हो और आपसे व्यवहार रखकर मेरे जीवन को चलाना ही है। वह कहने लगी कि मैं सब कुछ जानती हूँ, या आप मेरे से इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही हो, ताकि मैं तुम्हारा देख रेख करूं, क्योंकि तुम मेरी सगी ननद नहीं हो। यह बात सुनने के बाद उसे रोना आ गया। जब वह हीरा सेठ ने अपनी बहन को रोते हुए देखा तो पूछा कि हे बहन, तुम क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है। वह कहने लगी कि भाई मैं क्या बताऊं, मैं ऐसे ही रो रहा। तभी वह दूसरे नौकर ने हीरा सेठ से बताया और कहा कि हे सेठ, तुम्हारी जो पत्नी है इसके साथ बदतमीजी की है, और बदतमीजी यही है कि से वह तरह तरह के तना मारी है, बातों को सुनाई है कि तुम तो मेरे पति के सगी बहन नहीं हो और आप हमारे घर में आकर झगड़े लड़ाई कर रही हो और करवा रही हो, और तुम मेरे से मीठी मीठी बातें इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी देन लेन करती रहूं, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करूंगी, तुम्हें मैं लात मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सब सुनने के बाद वह सेठ अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे जोर से डांटता है, लेकिन पत्नी भी उसे डांटने लगती है और गाली गलौज करने लगती है। तभी वह एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी दासी के हाथों कुछ भिजवा रही है। वे एक सेठ की मंत्री ने उसे पकड़ लिया और जब चेक किया तो पता चला कि गहने उसके साथ जा रहे थे, और वे सेठ को बुलाया और कहा कि इसी ने तुम्हारे पूरे गहने और पैसे को ही भेज रखा हुआ। जब उससे पूछा गया उसने पूरी बात को बताई कि तुम्हारी पत्नी जो सेठानी है मेरे हाथे कई महीनों से संपत्ति भेज रही है अपने भाई भौजाई के लिए। जब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गया तो वह अपनी पत्नी को लेकर आया और कहा कि तुम मेरी संपत्ति अपने भाई भौजाई के यहाँ क्यों भेज रही हो। पहले तो उसने सीधे इनकार किया, उसके बाद जब वो दासी जो नौकरानी के रूप में थी जो अपने नैहर से लेकर आई थी उसने पूरी बात को बताई, तब वो सेठ कहने लगा कि अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती थी, और वे उसे जोर से थप्पड़ मारता है। तभी वो कहने लगे कि क्यों नहीं भिजवाऊं, तुम तो अपनी बहन की संपत्ति देना चाहते थे, मैं इसलिए अपने नैहर भिजवा दी कि संपत्ति ज्यादा नहीं रहेगी तो तुम्हारी बहन का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन सेठ उसकी बातों को खारिज करता है और वे उसे पीटता है और कहता है कि मुझे पूरे सोने और चांदी चाहिए, लेकिन उसके भाई और भौजाई उसे वापस नहीं लौटा पाए। अब वह सेठ अपनी बहन को कहने लगा कि मेरी पत्नी ने मेरी सारी धन और संपत्ति को बर्बाद किया तुम्हारे कारण। एक काम करता हूँ, सारा धन और संपत्ति तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन वह बहन सीधे मना करती है और वे कहती है कि नहीं, आप मुझे धन और संपत्ति मत दो। उसके बाद वह सेठ और सेठानी में हमेशा झगड़े लड़ाई होता रहता था। जब भी देखो झगड़े लड़ाई होता। गुस्से से सेठ ने दूसरी शादी कर लिया और उसके साथ वह अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। लेकिन पुरानी पत्नी को भी वह उसी घर में रहने का जगह दिया। जब वह पुरानी पत्नी गुस्से से अपने नैहर भाग कर गई और अपने भाई भौजाई से कहने लगी कि मैंने जितना सारा संपत्ति भिजवाया उसी पे मैं राज करूंगी और यहाँ पे रहूंगी, लेकिन भाई भौजाई ने उसकी एक भी संपत्ति नहीं दी। वहां पे भी झगड़े लड़ाई की, लेकिन वहां से वह पुनः अपने राज्य वापस लौट गई। जब वो सेठ के यहाँ रहने लगी उसे दुख होने लगा, लेकिन सेठ बस उसे सब कुछ देता लेकिन उससे शारीरिक सुख वो नहीं दे पाता, जिसकी वजह से अब वो रोने लगी और कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन वह माफ नहीं करना चाहता था। तभी वो एक रास्ते से जा रही थी और वहां पे एक बाबा उसे मिले और वे बाबा पूरे ध्यान में थे। उन्होंने उससे जाकर कही कि आप से मुझे कुछ बात करनी है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ है। तभी वो उनकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि बोलो कैसी बातें करनी है। उसने अपनी पूरी समस्या को बताया और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और मैंने ऐसा कदम उठाया, लेकिन आज मेरे पति मेरा साथ छोड़ चुके हैं। हमेशा हम दोनों में झगड़े लड़ाई होती है। तभी वो कहने लगे कि ठीक है चलो, और वे जाकर उस हीरा सेठ को समझाते हैं और कहते हैं कि जाने दो, तुम्हारी पत्नी अगर गलती कर दी है तो उसे माफ कर दो। उसने कहा कि मैंने कब के माफ कर दिया, लेकिन बार बार अभी भी झगड़े लड़ाई करती है। तभी उन्होंने समझाया और कहा कि देखो, अगर पत्नी तुम्हें कुछ डांट रही है, बोल रही है, तो पति को उस समय उसे सहन कर लेना चाहिए, और ठीक उसी प्रकार अगर पति कभी गुस्सा होता है तो पत्नी को भी सहन कर लेना चाहिए। लेकिन तुम दोनों में बिल्कुल कमी है कि तुम दोनों एक साथ ही लड़ जाते हो। और उस स्त्री को उन्होंने समझाया और कहा कि बेटी, तुमने अपनी इतनी सारी धन संपत्ति अपने भाई भौजाई को दिया, लेकिन उन्होंने पूरी धन और संपत्ति को बर्बाद कर दिया और उन्होंने तुम्हें एक भी नहीं दिया। इससे क्या फायदा?
कि तुमने अपने जीवन में पूरी धन संपत्ति को ही बर्बाद कर दिया। ये बेचारा गांव के लोगों को किस प्रकार मदद किया करता था। उसके बाद उन दोनों का रिश्ता फिर से धीरे धीरे बरकरार होने लगा। लेकिन जो सेठ की नई पत्नी आई थी वे भी लोगों को मदद करने से जला करती थी। उन दोनों ने एक बार बैठ के सलाह किया और कहा कि देखो, हम दोनों स्त्रियां एक काम करेंगे, हम अपने पति को बस में करेंगे, नहीं तो ये धन और संपत्ति लोगों में मदद कर करके ये बांट कर बर्बाद कर देंगे। दोनों एक साथ ही लड़ती, तभी वह उन दोनों को बातों को सहन कर लेता और वे जब कुछ बोलता दोनों लड़ जाते। उन दोनों में इतनी ज्यादा झगड़े लड़ाई हो गई कि वह सेठ के जीवन से एक बच्चा था, जो बच्चा बहुत ज्यादा प्रभाव था, जो बच्चा के ऊपर उसकी प्रभाव बहुत ज्यादा हो रही थी। बच्चा हमेशा अकेले में बैठ के रोया करता था और सोचा करता था कि मेरे माता पिता आपस में क्यों इतना ज्यादा झगड़ते थे। उस बच्चे की शारीरिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही थी और उसका मानसिक भी स्थिति खराब हो रही थी। जिस गुरु के पास वह शिक्षा लेने गया था, उस गुरु ने उससे पूछा कि बेटे, पहले तो तुम बहुत अच्छे अच्छे बात किया करते थे, तुम्हारी शिक्षा बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी और तुम जो भी याद करती उसे तुरंत सुना दिया करते थे, लेकिन आज तुम्हें ऐसा क्या हुआ कि तुम धीरे धीरे अब पढ़ाई से तुम्हारा मन हट रहा है। उसने अपनी पूरी बात को बताया और कहा कि हे गुरु, मैं पढ़ाई तो करना चाहता था, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तो देखता हूँ हमेशा झगड़े लड़ाई होती है, घर में कलश होती है, जिससे मैं परेशान हो चुका हूँ। गुरु एक दिन उसके माता पिता को बुलाए और वे तीनों वहां पे जा बैठे। उन्होंने कहा कि इस संसार में लोगों के घर में झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, आप लोगों के घर में कुछ ज्यादा ही झगड़े लड़ाई हो रही है। आप लोग क्या चाहते हो कि आपका औलाद आप लोगों की वजह से प्रभावित हो जाए और वे शिक्षा से वंचित रह जाए। आप लोगों की वजह से आपका बेटा शिक्षा लेने में थोड़ी सी असमर्थ हो रही है, इसे दिक्कत हो रही है आप लोगों की झगड़े लड़ाई की वजह से। आप जितने ज्यादा झगड़े लड़ाई करोगे इसके ऊपर उतना ही भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए माता पिता जब झगड़े लड़ाई करते हैं तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता पिता को सोचना चाहिए कि औलाद के साथ औलाद के सामने वो झगड़े लड़ाई गाली गलौज ना करे, नहीं तो बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर वो बाद में ही झगड़े लड़ाई कर रहे हैं तो अपने औलाद को इससे वंचित रखे, इसे न बताएं और जब वो एक साथ मिले तो ऐसा पेश आए कि वो झगड़े लड़ाई नहीं हुई है, नहीं तो लड़के की बच्चे की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। उन्होंने डांटा और समझाया और कहा कि आप लोग झगड़े लड़ाई क्यों करते हो। तभी वह सेठ कहने लगा कि ये हमारी बहन से जलती है और ये दोनों कहा करती है कि आप गरीबों को मदद मत करो, लेकिन मेरे माता पिता का यही फरमान है कि मैं गरीबों को मदद करूं, अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाऊं। भले वह हमारी सगी बहन नहीं है, लेकिन मैं उसे सगी बहन के रूप में मानता हूँ। अगर वह हिस्सेदारी चाहेगी तो मैं दे सकता हूँ। तभी वह दोनों स्त्रियां कहने लगी कि देखो बाबा, ये कैसी मूर्ख जैसे बातें कर रही हैं। आजकल के समय में लोग अपने जीवन को देख रहे हैं, लेकिन ये लोगों को मदद करने पे लगे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम लोग नहीं जानते हो, ये जैसा कर रहा है ये अपने माता पिता के अनुसार कर रहा है और माता पिता ने ऐसे किया जिसकी वजह से उनके जीवन में धीरे धीरे बढ़ोतरी होना शुरू हो गया। उसके बाद दोनों पत्नियों को उसने इतना इजाजत दिया कि तुम्हें सिर्फ खाना है और मेरी धन और संपत्ति कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इससे आप लोगों को कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना है। उसके बाद वह हीरा सेठ लोगों के साथ मिलकर फिर से अपने जीवन को धीरे धीरे संवारने लगा। अब तो बहन उसके घर नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी भौजाई ने उसे डांट लगाया था। भाई ने जाकर मनाया और कहा कि चलो, मेरी पत्नी ने तुम्हें कुछ कहा, उसका मैंने करारा जवाब दे चुका हूँ। तुम मेरी बहन हो और तुम्हें हमारे घर आते जाते रहना चाहिए। उसके बाद उनका रिश्ता धीरे धीरे उसी तरह बरकरार रहने लगा। दोस्तों, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि घर में झगड़े लड़ाई होता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। कभी भाई भाई में झगड़े होता है, कभी माता पिता में होता है, कभी औलाद और माता पिता में होता है, लेकिन झगड़े लड़ाई होता है। उस झगड़े लड़ाई को हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले झगड़े लड़ाई वहीं पे होता है जहाँ पे प्रेम होता है। जहाँ पे अगर प्रेम नहीं होता है तो झगड़े लड़ाई नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में हमेशा झगड़े लड़ाई होता रहता है तो आपको एक बार बैठ के सोचना चाहिए कि झगड़े लड़ाई का कारण क्या है। जैसे अगर आप लोगों को झगड़े लड़ाई के कारण पता चल जाए, जैसे पैसे की वजह से झगड़े लड़ाई हो रही है क्योंकि घर में पैसे नहीं है और खर्च तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप लोगों को पैसे सोचना चाहिए कि पैसे कैसे आएगा। हमें काम करना होगा, तभी तो पैसे कहीं ना कहीं से आएगा और जाके हमारे घर की जरूरतें पूरी होगी और झगड़े लड़ाई खत्म होगा। ज्यादातर झगड़े लड़ाई पैसे की वजह से होती है।
अब दूसरी बात यह है कि जिनके पास धन और संपत्ति सब कुछ है, उसके बाद भी उनके घर में झगड़े लड़ाई होता है। हो सकता है वो सास बहू से लड़ती होगी, बहू सास से लड़ती होगी, या भाई भाई में झगड़े लड़ाई करते होंगे। वहाँ पे झगड़े लड़ाई के कारण ये हो सकता है कि वह धन संपत्ति हो या बंटवारा हो। अगर आपकी बहू वो बंटवारा करना चाहती है लेकिन आप लोग बंटवारा नहीं करना चाहते हो, तो झगड़े लड़ाई रोज होती है। तो इससे बढ़िया है कि आप बंटवारा कर दो। अगर आप बंटवारा कर देते हो तो झगड़े लड़ाई खत्म हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि बंटवारा ही सही है। लेकिन कुछ लोग यही सोचते हैं कि अगर हम बंटवारा कर देंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। लेकिन देखिए, जिसके घर में कलश होता है उसके घर में हमेशा दुख और दुर्दशा शामिल होती है। इसलिए दुख और दुर्दशा को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जो बंटवारा बहुएं करवाना चाहती है या बेटे करवाना चाहते हैं, उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे भाई हैं या हमारी बहन है, उनका क्या होगा। हम तो बड़े हो गए, पैसे कमाने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बंटवारा करके अलग हो जाए। लेकिन याद रहे, आप अगर बुरा कार्य करोगे, कल के दिन आपका बेटा भी आपके साथ वही कार्य करेगा, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को जो भी इसमें बात बताया, आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर इसके अलावा भी किसी के घर में झगड़े लड़ाई किसी कारण होता है, तो उस कारण को पहले बैठ के सोचना चाहिए। ये नहीं कि हमें उस कारण से भागना चाहिए, उस बातों से भागना चाहिए। अगर आपके घर में झगड़े लड़ाई किसी भी कारण से हो रही है, चाहे वो कोई भी कारण क्यों ना हो, उस कारण को पहले समझना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। अगर आप उससे जितना भागोगे, आपके ऊपर हावी होती रहेगी। हो सकता है माता पिता बीमार है और भाई भाई में झगड़े लड़ाई इसलिए हो रही है कि माता पिता हमारे में नहीं रहेंगे, दूसरा ये कह रहा है कि हमारे में नहीं रहेंगे। इस बातों को भी आपको सुलझा लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।